हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एपी के बारे में। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे इस टॉपिक के क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि या तो बनेगा नहीं या फिर बनेगा तो बहुत ज्यादा समय ले लेगा। तो अक्सर एग्जाम हो या फिर मॉक हो या फिर प्रैक्टिस सेट हो, बच्चे क्वेश्चन देख के स्किप कर देते हैं समय लगने के डर से। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एपी का कोई भी सवाल हो उसको बहुत कम समय में कैसे करेंगे। इस वीडियो को देख लेने के बाद आप एपी का कोई भी सवाल, मैक्सिमम क्वेश्चन एपी का आप बिना पेन उठाए करेंगे और बहुत जल्द एकदम सेकंडों में उसका आंसर बताएंगे आप। बस इस वीडियो को पूरा देखें। एपी बहुत ही आसान चीज है, कोई लंबी चीज नहीं है, कोई लेंदी नहीं है। हम लोग एपी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एपी का फुल फॉर्म तो पता ही है आप लोगों को। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे हमारे भारत के एक मैथमेटिशियन थे, रामानुजन। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छे से पैटर्न दिए थे उन्होंने। उनका एक पैटर्न था, उन्होंने बताया था एपी एक सीरीज में लिखने का पैटर्न उन्होंने दिया था। क्या देखा उन्होंने बताया था कि Tn बराबर आप लिख सकते हैं 2n+1। इन्होंने बताया था कि अगर n यहाँ पे हम वैरी करवाते जाएं, n का वैल्यू अगर हम रखते जाएं तो एपी का एक सीरीज बन जाता है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम पहले n बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T1, क्या हो जाएगा 2, n की जगह पे तो 1 ही रखना है, +1। 2 में 1 से गुना करेंगे 2, फिर 1 जोड़ेंगे इसमें, क्या हो जाएगा 3। फिर अगर मान लीजिए कि हम T2 लेते हैं, यानी n की जगह पे 2 रख देते हैं तो 2 इंटू n की जगह पे इस पर 2 रखेंगे तो 2 + 1, 2 दूना 4 1 5। ऐसे अगर हम T3 लेते हैं तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 + 1, 2 3 6 1 7। ऐसे ही बनते जाएगा आगे आगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा जो सीरीज बनेगा वो एपी में होगा। देखिए 3 5 7 3 5 7 ऐसे ही बनते जाएगा। एक और निकाल लेते हम लोग, अगर T4 निकालें 2 गुना n की जगह पे इस पर 4 रखना है, 4 + 1 बराबर 9। क्या आ रहा है सीरीज मेरा? सीरीज देखिए क्या आ रहा है। सीरीज यहाँ पे लिखते हमारा 3 5 7 9। देखिए ऐसे एक सीरीज आ रहा है। तो इसको उन्होंने बोला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक सीरीज में है, एक श्रृंखला में है, तो हम लोग इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग को एग्जाम में ये नहीं करना होता, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बोला है कि ऐसा एक पैटर्न बनता है। अब अगर एग्जाम में कोई एपी का एक सीरीज देता है तो सबसे पहला मेरा काम होता है कि हम उसको पहचाने कि वो एपी में है या नहीं है। कैसे पहचानेंगे किसी सीरीज को कि एपी में है भी या नहीं? तो देखिए हम एक सीरीज लिखते हैं, यहाँ पे एक सीरीज लिखते हैं 4 6 8 10 12। एक दूसरा सीरीज लिखते हैं 18 16 14 12 10। ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि सीरीज जो दिया हुआ है एपी में है? इससे पहले हम लोगों ने जीपी पे बात किया था। जीपी पे एक वीडियो बन गया है, उसका लिंक आपको आईबॉल में दिख रहा होगा। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट जीपी देख सकते हैं या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप वहां से जीपी देख सकते हैं। जीपी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीपी पे भी हम लोगों ने बात किया था, आज हम लोग एपी पे बात करेंगे। जो जीपी का वीडियो देखे होंगे, जिन्होंने जीपी का वीडियो देखा होगा, उनके लिए एपी थोड़ा सा आसान लगेगा। आगे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है 4 6 8 10 12 और यहाँ पे 18 16 14 12 10। देखिए ये दोनों ही सीरीज एपी में है। कैसे पता करेंगे कोई सीरीज एपी में है या नहीं है? पता करने के लिए आप उस सीरीज का कोई भी एक पद उठा लीजिए, कोई भी एक टर्म उठा लीजिए। जैसे मैंने यहाँ से उठा लिया 10 और उसके जस्ट पहले वाला टर्म उसमें से माइनस कर दीजिए। 10 में से 8 गया, कितना हो गया 2। हमको ए उठाने का मन नहीं है, हमको इसको उठाने का मन है, कोई बात नहीं, हम 12 उठा लेंगे यहाँ से। और इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या है 10, माइनस करने क्या आ गया 2। देखिए यहाँ भी आया 2, यहाँ भी आया 2। मतलब हम कहीं से टर्म उठाएं और उसके जस्ट पहले वाले टर्म को माइनस करें ना, तो हमेशा एक समान संख्या आएगी, हमेशा एक कॉमन डिफरेंस आएगा, एक समान अंतर आएगा। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर ऐसा है कि हर जगह ही समान अंतर आ रहा है तो सीरीज मेरा एपी में होगा। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ 2 बढ़ा है, यहाँ 2 बढ़ा है, यहाँ 2 बढ़ा है, यहाँ 2 बढ़ा है, अगला जो आएगा उसमें भी 2 बढ़ेगा, तो समान अंतर चलते जा रहा है।
यहाँ भी देखिए, यहाँ 2 घटा है, यहाँ भी 2 घटा है, यहाँ भी 2 घटा है, यहाँ भी 2 घटा है, इसमें भी अंतर कितना का है? 2 का है। जरूरी नहीं है कि हर सीरीज में बढ़े ही, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे, लेकिन समान संख्या बढ़नी चाहिए और समान संख्या ही घटनी चाहिए। यहाँ आप लोग देख रहे हैं, अगर हम 14 ले लेते हैं इसका टर्म और इसके जस्ट पहले वाला टर्म 16 में से माइनस करते हैं तो इसका आता है -2। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं और 10 के पहले क्या है 12 को माइनस करते हैं तभी भी आएगा -2। तो देख रहे हैं यहाँ 2 माइनस आ रहा है, तो नंबर प्लस में आए या माइनस में आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमारा एपी में होगा। सीरीज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, घटते क्रम में भी हो सकता है। जब बढ़ते क्रम में होगा तो मेरा जो संख्या आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जब घटते क्रम में होगा तो जो संख्या आएगा वो नेगेटिव का आएगा। तो अगर ऐसा कहीं सीरीज मिल गया और हमने पता कर लिया कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या है तो सीरीज एपी में है। अब अगर सीरीज एपी में है तो हमसे पूछे क्या क्या जाते हैं। देखिए, पहले हम लोग बेसिक से समझ लेते हैं, उसका क्वेश्चन तो हम लोग सेकंडों में कर लेंगे। पहले कंसेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर सीरीज एपी में है तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? इसमें पूछा जाएगा बताइए इसका nth टर्म क्या होगा, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा कि बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म। इसमें पूछा जा सकता है कि बताइए सम ऑफ एपी क्या होगा, सम ऑफ सीरीज क्या होगा, ठीक है। इस तीनों का एक फॉर्मूला है, हम लोग फॉर्मूला देखेंगे इसका, उसके बाद कैसे जल्दी करेंगे वो भी देखेंगे हम लोग। देखिए, इसमें सबसे पहले पूछेगा कि बताइए इसका nth टर्म क्या है, ठीक है। nth टर्म का क्या मतलब है कि अगर एक पहला पद है, एक दूसरा पद है, एक तीसरा पद है, चौथा पद है, ऐसे पूछ के बताइए 150 पदवा क्या होगा। अगर हम ऐसे ही 150 पे जाए तो मेरा 150 पोजीशन पे कौन सी संख्या आएगी? देखिए, एक चौथा पद है, एक चौथा पद है, यहाँ पे 4 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 10 लिखा है। इसका मतलब है कि इसके पहला पद पे 4 है, यहाँ पे दूसरा पद पे 6 है, तीसरा पद पे 8 है और चौथा पद पे क्या है 10 है। एक पद है, चौथा पद पे 10 है। ऐसे हम जब 150 पद पे जाएंगे तो वहाँ उसका वैल्यू 150 नहीं होगा, वहाँ उस पद का वैल्यू 150 है, वहाँ पे संख्या कुछ और आएगी। तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए 150 पद पे संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देखने से पहले एक और चीज देखिए, अगर एपी में है तो इसको हम बोलते हैं, पहले वाली संख्या को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हिंदी में बोलेंगे पहला पद, और इसको दिखाएंगे हम ए से, ठीक है। और ये जो लास्ट में दिया हुआ है इसको वैसे ही बोलते हैं लास्ट टर्म, अंतिम पद, और इसको दिखाते हैं एल से। और ये जो अंतर आ रहा है ना दो का, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। और इसको दिखाते हैं डी से, ठीक है। इस एल को आपको टीएन भी बोला जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। ये फॉर्मूला आप लोग बहुत बार देख भी चुके होंगे, बहुत बच्चे तो जानते भी होंगे कि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे बताइए कि n माइनस 1 क्यों आया है। देखिए, थोड़ा सा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहले बेसिक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसके बाद फास्ट हम खुद से ही कर सकते हैं। यहाँ पे n माइनस 1 क्यों आता है? देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरा कोई एपी है, उसका पहला पद a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो बताइए इसका दूसरा पद क्या होगा? अगर पहला पद a है तो इसका दूसरा पद होगा a प्लस टी, तीसरा पद क्या होगा a प्लस 2d। देखिए कैसे, अगर हम पहला पद निकाले t1 तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे a रखिए, a प्लस हमको 1 निकालना है तो n की जगह पे 1 रखेंगे, 1 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू तो यहाँ पे d ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम d ले लेंगे। एक में से घटाएंगे 0, 0 में d से गुना करेंगे 0, यानी पहला पद हो गया a। ऐसे ही अगर हम t2 निकालें दूसरा पद, फिर वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 टू डी, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1, इस बार n लेंगे 2, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 2 में से एक जाएगा 1 में d से गुना करेंगे तो हो जाएगा a प्लस टी। ऐसे अगर हम तीसरा पद निकालें तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 इंटू डी, तो इस बार क्या हो जाएगा a प्लस 2d। तो आप लोग देखिए, हम जो पद निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे तीसरा पद निकाले हैं तो 2d आया है, दूसरा पद निकाले हैं तो केवल d आया है, और पहला पद में तो d ही नहीं आया है।
तो इसमें हमेशा एक पीछे चल रहा है और इसके एक पीछे वाली संख्या से डी में गुना हो रहा है। तो अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए प्लस डी है, तो यहाँ पे ए प्लस 2d है, यहाँ पे क्या है आगे ए प्लस 3d आएगा, क्या आएगा। तो देखिए पहला टर्म पे कोई डी नहीं है, दूसरा टर्म पे ए प्लस 2d होना चाहिए था जहाँ पे ए प्लस डी है, तीसरा टर्म पे ए प्लस 3d होना चाहिए था ना, टर्म तो तीसरा है लेकिन 2d आया है, यानी डी का वैल्यू हमेशा एक पीछे रह रहा है। इसलिए हम लोग फॉर्मूला में n-1 इंटू डी लिखते हैं ताकि डी का वैल्यू हमेशा एक पीछे वाला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर कोई एपी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे कर करके चलता था, और बोले कि बताइए इस एपी का 16वां पद क्या होगा, 16 टर्म क्या होगा। तो हमको निकालना है 16वां पद, यानी n बराबर मेरा क्या है 16 पद निकालना है। तो फॉर्मूला वही लिखेंगे हम, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू का डी। देखिए यहाँ पे a मेरा क्या है, ये फर्स्ट टर्म होता है, a क्या है ये यहाँ पे है 3, d क्या है अंतर, 3 में 2 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, तो d हो गया 2, और n कितना दिया है क्वेश्चन में 16 दिया है। फॉर्मूला रखते हैं, हमको क्या निकालना है T16 निकालना है कि 16वां पद पे क्या होगा। T16 a का वैल्यू क्या है 3 प्लस n-1, n का वैल्यू कितना 16 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 2, क्या हो जाएगा t प्लस 16 में से एक जाएगा 15 गुना 2, क्या हो जाएगा 15 दूना 30 में 3 जोड़ेंगे 33। इसका मतलब है कि इस सीरीज का जो 16वां पद होगा ना वो 33 होगा। समझ में आ गया होगा। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक दूसरा है कि मान लीजिए यहाँ पे है 4, इसके बाद आ जाए 4.5, फिर 5, फिर 5.5, ऐसे ही चलते चलते जाए और पूछा जाए कि बताइए इसका 105वां पद क्या होगा। ठीक है, तो हमको इसका 105वां पद निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि a क्या है। तो यहाँ a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 4, d का वैल्यू कितना, देखिए आधा बढ़ रहा है, 4 से 4.5, फिर 5, 1/2, और n का वैल्यू कितना दे रखा है 105। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे हम, T105 क्या होता है a प्लस n-1 इंटू का d। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए a प्लस n-1 इंटू डी, a का वैल्यू कितना है 4 प्लस n कितना दे रखा है 105, तो 105 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है 1/2। ठीक है, यहाँ से आते हैं 4 प्लस 105 में से अगर 1 जाएगा तो बच जाएगा 104 गुना 1/2, क्या हो जाएगा यहाँ से 4 प्लस, इसको हम काट देंगे, 2×5 10, 2 दूना 4, 52, 52 कितना हो गया 56। ये तो हो गया प्रोसेस। अब इसको जल्दी कैसे करेंगे। देखिए एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो 10th क्लास के बच्चे करते हैं। अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें हम लोग को फास्ट अप्रोच करना होता है, जल्दी करना होता है। जल्दी करने का तरीका क्या है, जल्दी करने के लिए स्टेप गाइड करना सीखेंगे। स्टेप कैसे गाइड करना, देखिए हमको पता है कि फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू का डी। तो यहाँ पे 4 प्लस 105 माइनस 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे 4 प्लस 104 गुना 1/2। हमको पता है कि n का वैल्यू जो भी होगा उसमें से एक तो माइनस करना ही करना है, तो हम पहले ही एक माइनस करके लिख लेंगे, उसमें डायरेक्ट डी से गुना कर देंगे, मेरा वो टर्म निकल जाएगा। जैसे अगर इसको जल्दी बनाना होता तो कैसे बनाते हैं हम, 105वां पद निकालना है, तो फॉर्मूला मेरे दिमाग में तो घूम रहा है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, हमको पता है a प्लस n-1 इंटू डी, हम डायरेक्ट a लिखेंगे 4 प्लस और क्या होता है n-1 हम लिखेंगे 104, और डी का वैल्यू कितना होता है 1/2, डायरेक्ट इसको काटेंगे 52, 4 56 आंसर। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा और फास्ट है, कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा और फास्ट है, तो अपन में भी कर सकते थे कि a प्लस n-1 इंटू का डी केवल a लिखिए, और जो भी मेरा n दिया है उसमें से एक कम कीजिए और d से गुना कर दीजिए मन में। जैसे मेरा 105 दिया था, मन में कर लेते हैं, 104 का 1/2 करेंगे 52, 4 56। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। तो ऐसे हम किसी भी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ तो आपको समझाने के लिए लिखा गया है। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल हम दे दें आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई एक सीरीज है, यहाँ पे एक सीरीज है 4, 6,
8, 10 ऐसे ऐसे ऐसे। बोले कि इसका 31वां पद बताइए, तो हमको पता है 31वां पूछा है, तो क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतना लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट मन लगाइए a प्लस 30d। ए का वैल्यू कितना है 4, 30d, 30 गुना डी का वैल्यू कितना है 2, कितना हो जाएगा 30 में 60 64, और ये हो गया मेरा आंसर। अगर इस पे आप 4, 5, 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका स्पीड और भी फास्ट हो जाएगा, हम और भी ज्यादा और फास्ट तरीके से इसको कर पाएंगे। हम लोगों ने समझ लिया कि एपी क्या है, एपी का nth टर्म कैसे निकालते हैं, जो भी टर्म पूछ ले उसको कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एपी का एप्लीकेशन क्या है, क्वेश्चन कैसे से पूछे जाते हैं। ये तो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन हो गए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ हम लोग फंस जाते हैं, और इसी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे निकाले जाते हैं। देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्या 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की संख्या है, तो देखिए 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है 100 से, जाएंगी कहाँ तक 1000 तक। ठीक है, 1000 तक नहीं जाएगा, 999 तक जाएगा। अगर हम 1000 ले लें तब तो 4 अंकों की हो जाएगी। तो 100 से शुरू होगा 999 तक जाएगा। हमको बताना है कि इसके बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। ऐसे अभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि बताइए 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए 100 से लेकर 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 8 से भाग लग सकता है। तो सारे क्वेश्चन ही एपी से होते हैं। देखिए कैसे हमको पता करना है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है 100 से, इसके नीचे तो मान नहीं सकते। तो 100 के बाद 100 के जस्ट बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो वो 105। इतना आपको पता करना होगा। और 999 से जस्ट पहले कौन सी संख्या है जिसमें 7 से भाग लगता है, तो वो है 994। इसका मतलब है कि हमको इसके और इसके बीच में निकालना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला टर्म। इससे पहले तो कुछ नहीं होगा जिसमें 7 से भागा लगेगा। तो इसका सीरीज जब हम बना लेंगे 105, इसके बाद होगा 112, इसके बाद होगा 119, ऐसे ही बढ़ते जाएगा 994 तक। ये कैसे लिखे हम, पहला 105 होगा, 7 से भाग लगाना तो 7 का अंतर होगा। 105 के बाद 112, फिर 7 बढ़ाएंगे, 119 फिर 7 बढ़ाएंगे, है ना। तो उसकी जितनी संख्या आएंगी अगर हम 7 बढ़ा रहे हैं तो सब में 7 से भाग लगते जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा लास्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म। हमको पता करना है कि इसके बीच में कितनी संख्या है, मतलब हमको n निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में a कितना दे रखा है 105, d कितना दे रखा है 7, और मेरा लास्ट टर्म कितना दे रखा है 994। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। tn की जगह पे इसको रखेंगे, तो लास्ट टर्म है, tn तो नहीं रखा है आपको, तो 994 बराबर a का वैल्यू कितना है, सॉरी a का वैल्यू है 105, और n माइनस 1 इन्हीं तो हमको निकालना है कि इसके और इसके बीच में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। d का वैल्यू कितना दे रखा है 7। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 994, यहाँ हो जाएगा 105 प्लस 7 को n में मल्टीप्लाई करेंगे 7n, 7 को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7, यहाँ आते हैं 994 बराबर 105 में 7 घटा देंगे बच जाएगा 98 प्लस 7n। हम लोग ऊपर आते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिए आप लोग, इस 98 को हम उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, इधर 7n है, तो क्या बच जाएगा मेरा 7n बराबर, इस अगर 98 को उधर हम माइनस करेंगे तो मेरा यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 896। ठीक है, और अब हम इसको 7 से अगर काट दें, 7 करने 7, 7 दूना 14, और क्या बच जाएगा 7 बटे 56। तो n बराबर क्या आ गया 128। इसका मतलब है कि सीरीज में टोटल 128 संख्याएं ऐसी हैं, मतलब 3 अंकों की 128 संख्याएं जो 7 से क्या है विभाज्य हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट पे। इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोग एकदम जुबान पे याद होना चाहिए। देखिए क्या है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट। कहीं भी अगर आपसे पूछ ले
कि 3 संख्याएं एपी में है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? हम उसको लिख सकते हैं ए, दूसरा पद क्या हो गया प्लस टी, और इसके बाद ए प्लस 2d। तो हमको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिख के हम क्वेश्चन को और लेंदी कर देंगे, क्वेश्चन को और मुश्किल कर देंगे। हमको कैसे लिखना है? कभी बोले कि 3 संख्याएं एपी में है, तो हमको लिखना है क्या? हमको यहाँ पे लिखना है ए माइनस टी, यहाँ पे लिखना है ए प्लस टी, और यहाँ पे लिखना है ए। ये 3 संख्या ऐसी हैं जो एपी में है। इसका क्या यूज है अभी हम बताएंगे, पहले आप देखिए। अगर 4 संख्या एपी में है तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम ए माइनस 3d, और यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस 3d, और इसके बीच में क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे ए माइनस टी, और यहाँ लिखेंगे ए प्लस टी। ठीक है। अगर 5 संख्याएं एपी में है तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम ए माइनस 2d, और यहाँ लिखेंगे ए प्लस 2d। ठीक है। और बीच में क्या लिखेंगे? बीच में लिखेंगे यहाँ पे ए माइनस टी, और यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस टी, और यहाँ लिखेंगे ए। ठीक है। ये सीरीज आप लोग को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन एकदम चुटकी में बन जाते हैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में बन जाते हैं। 3 टर्म अगर एपी में हो तो ए माइनस टी, ए प्लस टी, और बीच में 4 टर्म अगर जीपी में हो तो ए माइनस 3d, इधर लिखना है प्लस 3d, और इधर ए माइनस डी, ए प्लस टी। अगर 5 टर्म एपी में दे रखा हो तो ए माइनस 2d, इधर लिखेंगे ए प्लस 2d, उसके बाद ए माइनस डी, इधर लिखेंगे प्लस डी, और यहाँ पे देखिए 5 टर्म है, 1 2 3 4 और 5। सवाल कैसे बनते हैं देखिए, तीनों पैटर्न पे देखेंगे कि सवाल पूछता कैसे है। ये तीनों पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल देखिए, सवाल पूछ लेगा, सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सवाल है कि एपी के 3 संख्याओं का योग 21 है तथा इनका गुणनफल 231 है, तो संख्याएं क्या है और सीरीज क्या है। अगर हम इसको बाय प्रोसेस बनाएंगे ना तो इसको ऐसे लिखेंगे कि एपी के 3 संख्याओं का योग कितना है? 21 है। तो ऐसे लिखेंगे ना, पहला एपी का संख्या हो गया ए, इसके बाद क्या होगा? ए प्लस डी, इसके बाद क्या होगा? ए प्लस 2d। एपी में 3 संख्याएं हो गई और इनका योग करेंगे अगर हम ऐसे, तो ये दे रखा है 21। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 3a प्लस 3d बराबर 21। आप यहाँ से 3 कॉमन कीजिएगा तो a प्लस टी बराबर निकालिएगा 21। तो आप यहाँ से निकालिएगा a प्लस टी बराबर 7। देखिए, फिर आप इन तीनों को गुना कीजिएगा और उसको 231 के बराबर कीजिएगा। ऐसे कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, बनेगा तो बिल्कुल, बट बहुत लंबा होगा। इसको हम इस पैटर्न का यूज करके बहुत ही कम समय में यूज कर लेंगे। देखिए कैसे। 3 संख्या अगर एपी में है तो उसका पैटर्न याद रखना है। मैक्सिमम 5 तक ही पूछता है, 4 तक ही पूछता है, 5 तक भी नहीं पूछता है, बट मैंने 5 तक आप लोगों को बता दिया है कि 5 संख्या एपी में हो तो कैसा फॉर्मेट लिखना है। 3 संख्या एपी में तो फॉर्मेट क्या होता है? ए माइनस टी, ए और ए प्लस टी। इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका योग दे रखा है कितना? 21। ठीक है। देखिए यहाँ पे a माइनस टी प्लस ए प्लस टी बराबर 21। d से d कैंसिल आउट हो गया। 3a बराबर 21, a बराबर 7। देखिए कितनी आसानी से मेरा पहला टर्म आ गया। अगर पहला टर्म ही पूछ लिया होता तो फिर हम इसको छोड़ देते, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। बट इसने पूरा सीरीज पूछा है तो उसके लिए हमको d भी चाहिए। d कैसे निकालेंगे? इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है कि तीनों का मल्टीप्लाई 231 के बराबर है। तीनों का क्या? a माइनस टी इंटू ए प्लस टी। 3 नंबर है, 3 सीरीज है एपी के, इसका मल्टीप्लाई दे रखा है 231। देखिए एक चीज यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे है a प्लस टी। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम दोनों के बदले क्या लिख सकते हैं? ये तो हम बाहर ही छोड़ देते हैं, इसके बाद हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ 231। a का वैल्यू हम लोगों ने अभी भी निकाला है 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7। और हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस d का स्क्वायर बराबर 231। 7 को 49 में गुना कीजिएगा, 900 तो 63, 3 हाथ लगा तो 7 चौका 28, कितना होता है? 34। 343 माइनस 7 को d में गुना करेंगे, 7d स्क्वायर बराबर 231। 7d स्क्वायर को इधर भेज देते हैं ताकि प्लस में हो जाए, इसको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 343 माइनस 231 बराबर 7d स्क्वायर। इसको घटा देंगे, 3 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा? 2। यहाँ 1, यहाँ बच जाएगा 1 बराबर 7d स्क्वायर। ठीक है। हम लोग यहाँ पे आते हैं। 7d स्क्वायर बराबर 112।
डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 से काट देंगे, क्या हो जाएगा 7 करने 7, 4 42, 7 6 42 16। तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना हो गया 4, मेरा ए का वैल्यू कितना आया था 7। अब ये भी प्लॉट कर लेंगे, अगर ए मेरा 7 है तो क्या हो जाएगा 7, 7 के बाद क्या हो जाएगा 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, ऐसे ऐसे ए भी मेरा प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम लोग फाइनली देखते हैं सम ऑफ एपी, जो कि बहुत ही आसान होता है। फाइनली हम लोग आ गए हमारे लास्ट टॉपिक पे, सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी बहुत ही आसान है। देखिए सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है एस एन से इसको डिनोट करते हैं, यानी जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर ऑफ टर्म है सबका सम है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। एपी का सम का है कि अगर कोई एपी से लिखा है 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ऐसे, तो इसका सम कैसे निकालेंगे, इसके लिए ऐसे तो हम जोड़ते ही रह जाएंगे 6, 4, 10, 18 ऐसे 28, उसके लिए है। ठीक है, अच्छा देखिए ये मेरा पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, n/2, 2a को लिख सकते हैं a प्लस a, अब फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस n-1 इंटू डी। मैंने बस 2a को ब्रेक कर दिया है a प्लस a में, इस 2a को a प्लस a। अब जरा इस चीज को ध्यान से देखिए आप, a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या था, ये मेरा tn पर निकालने का फॉर्मूला था जो हम लोग पीछे देख चुके हैं, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, और nth टर्म के हम लोग लास्ट टर्म बोल देते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं n/2 a, और इस पूरे को हम रिप्लेस कर देते हैं l से। तो ये भी हमारा एक सम का फॉर्मूला था। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल बनता है सम के। आप ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। सम निकालने का पहला फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक एपी दे रखा है, कोई भी एक एपी, जैसे 5, 8, 11 है ना, और ऐसे चलते जाए, और पूछे कि बताइए इस एपी के 24 पदों का योग क्या होगा, कितना 24 पदों का योग। आपको 3 ही पद दिख रहा है ना, ऐसे अगर 24 पद हो तो 24 पदों का योग क्या होगा, इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमको क्या निकालना है, 24 पदों का योग। तो n की जगह पे क्या रखेंगे 24, 24/2 2, पहला पद क्या है 5, तो पहला पद की जगह हम लिखेंगे 5 प्लस n-1 24, 24 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है देखिए 5 3 8, 8 3 11, 3 3 बढ़ रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 3। इसको हम काटेंगे, क्या हो जाएगा 12, 2 बचे 10, और यहाँ क्या हो जाएगा 24 में से एक जाएगा, हो जाएगा 23 गुना 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ 23 से 69, यहाँ क्या हो जाएगा 12 गुना 79 12 में हम 79 से गुना कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करने पे हो जाएगा 12 9 108 का लिख देंगे 8, 12 होते 84, इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 94। 10 जो हासिल बचा था मैंने इसको जोड़ दिया, तो ये होगा कितना 94, यानी कि 948 इस सीरीज का सम है। ठीक है, अब लास्ट टर्म वाला पे कैसे सवाल पूछता है, बस हम लोग एक सवाल वहां देख लेते हैं फिर चलते हैं। अगर एक एपी लिखा हो 23 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस ऐसे कर करके लिखे कि 100 तक गया है, और कहेगा कि बताइए इसका योग कितना होगा। इसका मतलब कि मेरा सीरीज 25 से तो स्टार्ट हो रहा है और 100 तक जा रहा है, और इसका सम पूछेगा। इसमें हमको क्या क्या दे रखा है, देखिए इसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है 25, कॉमन डिफरेंस हमको देख रहा है 3 3 का है, लास्ट टर्म देख रहा है, लास्ट टर्म दे रखा है 100, तो हम ए वाला फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a प्लस एल। लेकिन दिक्कत है कि इसमें हमको n ही नहीं पता है, तो इसमें n निकालना पड़ेगा। n तो हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, tn वाले फॉर्मूले से। tn वाला क्या था a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है,
Tn का मेरा वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पे 100 दे रखा है, तो यहाँ पे 100 रखेंगे। Tn को ही हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, पहले हम बता चुके हैं। यहाँ पे लिखेंगे 100, पहला टर्म क्या है 25 प्लस हमको n ही तो निकालना है n-1 और d का वैल्यू कितना है 3। यहाँ पे हो जाएगा 100 बराबर 25 प्लस 3 को n में गुना करेंगे 3n, यहाँ पे -3। 100 बराबर 25 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा 22। अब प्लस का क्या हो जाएगा 3n, तो यहाँ पे 3n बराबर क्या हो जाएगा 22 को मदद करके घटा देंगे 78, n बराबर क्या हो जाएगा 26, 3 से इसको काट देंगे 26 से 78। अब मेरा n निकल चुका है 26। अब हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाएंगे। सम बराबर क्या होता है, सम बराबर अभी हम क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n निकल चुका है 26, 26 बट्टा 2 कर देंगे। फर्स्ट टर्म मेरा दे रखा है 25 और लास्ट टर्म दे रखा है 100, ठीक है। इसको काट देंगे 13, 100 में 25 जोड़ेंगे 125, 125 में 13 से गुना कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिएगा आप लोग 1625। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ राय देना, सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।